हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुकुल। और आज पहुंचे हम अपने लेसन नंबर 9 में। क्लास 6 का हमने लेसन 8 तक कर लिया है कंप्लीट। लेसन 9 हमारा है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो हम जिस तरह से हम अपनी दूरी तय करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने सारे सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमारे सिलेबस के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं पहेली और बूझो। अब पहेली और बूझो, उनकी जो छुट्टियां हैं उसमें अनेक जगह वो इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे वो जाते हैं विजिट करने। उन्होंने कई जगह की यात्रा की। आप भी छुट्टियों में कहीं कहीं जाते होंगे सैर करने। इसी तरह से पहेली और भूजो जाते हैं कई जगह पे, उन्होंने वो देखने गए। और ऐसी ही एक ट्रेवल उन्होंने करी ऋषिकेश की, जहां पर वो गंगा नदी को देखने गए। बच्चों, ऋषिकेश में वो गंगा नदी देखने गए, वहां उन्होंने हिमालय की एक बर्फ से ढकी हुई, पूरी बर्फ से ढकी हुई एक ऐसी पर्वत श्रृंखला उन्होंने वहां पर को देखा जहां बहुत ठंड थी। अगर आप में से कोई बच्चा अगर इधर कहीं घूमने जाने का आपको मौका मिला हो और आप गए हो, तो आपको पता होगा कि जो ऐसी जगह होती जहां पर क्या होता है, बर्फ ही बर्फ होते हैं, बर्फ की चादर बिछी होती है। तो ये देखो, कुछ इस तरह का सीन होता है जब क्या होता है, बर्फ, ज्यादा से ज्यादा बर्फ वहां पर होती है। तो ऐसी जगह पे आप देखोगे तो इतनी ठंड होती है कि ये जो पहाड़ होते हैं, इस पर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पेड़ देखे, जो कि मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग थे। जो प्लेन जगह होते हैं उनसे बिल्कुल अलग थे। अब ये पेड़ कौन कौन से थे, तो जैसे ओक्स, पाइन्स, देवदार, ये सारे जो पेड़ होते हैं, ये उन्होंने देखे। अब ये जो मैदानी एरिया होता है, यहाँ प्लेन्स में वो ये पेड़ नहीं मिलते। अब एक और अभियान था जिसमें उन्होंने राजस्थान की यात्रा की थी। और वहां पर उन्होंने क्या देखा था, कैमल देखा था। और कैमल को देखा था, और वहां राजस्थान आपको पता है कि कैसा है, डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर कैक्टस, कैक्टस का प्लांट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पाया जाता है। और अंत में जब वो जगन्नाथ पुरी, यानी कि पुरी की यात्रा की, यानी जो कि ओडिशा में है बच्चों, तो वहां जब वो समुद्री तट पर जाते हैं तो वहां उन्होंने सैर की। और वहां देखी कि कैजोराइना, कैजोराइना का जो पेड़ है, वो लाइन से, बिल्कुल लाइन वाइज कतार में उन्होंने देखा। अब इन स्थानों के जितने भी ट्रेवलिंग हुई, और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है और जो बहुत ही मजा आएगा बच्चों ये चीज पढ़ के, कि वो जब स्मरण करते हैं उन चीजों को, उनकी मेमोरी अचानक से ताजा हो गई। तो उन्होंने, उनको ध्यान आया, एक विचार आया कि ये सभी जगहों के जो पेड़ है ना, वो बिल्कुल अलग अलग थे। कुछ तो बहुत ठंडे थे, और कुछ बहुत, जो जगह थे ना वहाँ का क्लाइमेट भी बिल्कुल अलग अलग था। इसके अलावा वहाँ के जो पेड़ पौधे थे वो भी बिल्कुल अलग थे। उस जगह पे पाए जाने वाले अलग अलग जो जानवर थे, वो भी अलग अलग तरह के थे। अब उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या हमारे अर्थ पर कोई स्थान ऐसा भी है जहाँ कोई भी एनिमल या फिर जीव पाया ही नहीं जाता हो। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। अब घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई भी सजीव नहीं होगा, परंतु वो क्या देखता है, एक छोटी सी स्पाइडर नजर आई। घर से बाहर भी वो किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हो। आप भी बच्चों अपने घरों में देखोगे तो हर जगह या तो आपके किचन में कॉकरोच मिल जाएंगे या कोई चूहा मिल जाएगा। तो कहीं कोई ऐसा जगह नहीं है जहां कोई सजीव हो ही ना। पहेली दूर दूर की स्थानों के बारे में पढ़ना और सोचना पहेली ने शुरू किया। अब उसे पता लगा कि लोगों ने, यहाँ तक कि जो ज्वालामुखी होती है ना बच्चों, उसके जो उसका मुहाना होता है, वहां भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला। तो इस तरह से स्टडी से उन्हें बहुत चीजों के बारे में पता चला। अब इस लेसन में बच्चों हम उन्हीं के, इसी जो उन्होंने जो जो पढ़ा और जो जो जानकारियां एकत्रित करी, उसके बारे में हम इसका विश्लेषण करेंगे इस लेसन के अंतर्गत। तो चलो अपने लेसन में हम आ जाते हैं, और चलो देख लेते हैं कि हम पहेली और बूझो ने जो जो देखा वहां पर क्या क्या देखा। तो हमारा लेसन 9, यानी कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले बात करेंगे हैबिटेट की। हैबिटेट यानी कि निवास स्थान, किस तरह से उनके परिवेश होते हैं, किस तरह से वो रहते हैं,
अब हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है द सराउंडिंग। देखो बच्चों, जो हैबिटेट होता है ना, वो होता है क्या? सराउंडिंग्स। Surrounding where an organism lives is known as its habitat. There are two components of habitat, that is one is biotic, another one is non-biotic. So देखो यहाँ पर तो आप क्या देख रहे हो कि जो हैबिटेट्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, एक बायोटिक होता है, एक अबायोटिक होता है, सॉरी अबायोटिक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, चलो इस दोनों को देखेंगे। अब ध्यान से देखते हैं बायोटिक क्या होता है। द सराउंडिंग्स, अब सराउंडिंग्स जहां पर कोई एनिमल जो होता है ना फ्रीली अच्छी तरह से रहता है, कोई ऑर्गेनिज्म जो लीव करता है, उसे हम उसका हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है दैट इज बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स होता है द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट। कोई भी हैबिटेट यानी कोई निवास स्थान जो है या रहने की जगह जो है, वहां पर जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि सपोज करो कि जैसे रेगिस्तान है, वहां पर ऊंट पाया जाता है, और जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि रेगिस्तान में ऊंट पाए जाते हैं, कैक्टस पाया जाता है, मतलब कुछ ऐसे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाते हैं। अगला है अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उस हैबिटेट के। नॉन बायोटिक में क्या होता है, चलो इसको ध्यान से हम और ज्यादा पढ़ेंगे। पहले एक टर्म आता है एडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन को थोड़ा सा समझना है आपको कि एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन बच्चों ध्यान से देखना आप, एडेप्टेशन जो होता है द प्रेजेंस ऑफ सर्टन स्पेसिफिक फीचर। एडेप्टेशन का मतलब है the certain the presence of certain specific feature of habits which enables a plant or an animal to adjust and live in its surrounding is known as adaptation. Adaptation is क्या? Adaptation क्या होता है? Adaptation का मतलब होता है जब कोई कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, इसको हिंदी में अनुकूलन भी कहा जाता है। अब आपको समझना है कि ये अनुकूलन होता क्या है। तो आपने देखा कि जैसे रेगिस्तान में ऊंट पाया जाता है, वहां के जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल अलग, यानी कि कैक्टस के तरह के पौधे पाए जाते हैं। तो अलग अलग जगहों के लिए जो अलग अलग तरीके की जो वहां संरचना होती है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कुछ सजीवों को आप देखोगे और उनकी किस्मों को देखोगे, तो कुछ ऐसी स्पेशल उनकी संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बना देती है, जिनमें वो प्रायः पाए जाते हैं। और जिन विशिष्ट संरचनाएं जो होती है या फिर उसका स्वभाव जो होता है, उसकी उपस्थिति किसी प्लांट या एनिमल को उसके परिवेश यानी कि उसके सराउंडिंग्स में रहने के लिए योग्य बनाती है, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं या फिर अनुकूलन कहते हैं। अलग अलग एनिमल जो होते हैं अलग अलग तरह के सराउंडिंग के प्रति अलग अलग रूप से अडेप्ट हो सकते हैं। अब किसी भी लिविंग जो होता है, किसी भी सजीव का स्थान जिसमें वो रहता है, वो क्या कहलाता है? उसका आवास या फिर हैबिटेट कहलाता है, जिसमें वो रहता है। अब जो चीजें जैसे स्थल में रहती है, मतलब वो जमीन पे रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसका उसको क्या बोलेंगे? उनका जो घर होता कहाँ होता? वो जमीन पे होता है, यानी कि स्थलीय आवास होता है उनका। चलो आगे चलते हैं। एडेप्टेशन कितने तरह की होती है? तो टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, पहला है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, यानी कि जैसे कि कोई चीजें जमीन पे पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। उसके लिए टर्म यूज होता है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। अब टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन भी फर्दर तीन तरह का होता है। पहला क्या है? पहला है डेजर्ट एडेप्टेशन, फिर है माउंटेन एडेप्टेशन और फिर ग्रासलैंड एडेप्टेशन। अब क्या है? या तो फिर डेजर्ट एडेप्टेशन में क्या आता है, जैसे कि कोई डेजर्ट वाले इलाके में रहता है, यानी कि मरुस्थल में रहता है, तो उसके लिए वो खास तरह से अडेप्ट होता है। जैसे कि आपने कैमल को देखा होगा, उसके ऊपर हम्प का उग जाना, ये सारे एडेप्टेशन है वहां के। या फिर वहां जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो कम पानी में सरवाइव करने वाले होते हैं, क्योंकि डेजर्ट में पानी कम होती है। अगला होता है माउंटेन एडेप्टेशन, यानी कि जो कहाँ है?
पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो घर होते हैं और वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं ये बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। फिर ग्रासलैंड एडेप्टेशन, यानी कि जो मैदान के घास के मैदान वाली जगह है, उन जगह के एडेप्टेशन बिल्कुल अलग होते हैं। चलो आगे देखते हैं एक्वेटिक एडेप्टेशन। एक्वेटिक एडेप्टेशन यानी कि जलीय, यानी कि पानी में जो एडेप्टेशन होता है वो एक्वेटिक होता है। जो जलीय जीव होते हैं, जो जलीय जीव आप देखते होंगे, वो क्या होते हैं, एक अलग तरह से अडेप्ट होते हैं इन पानी में रहने के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक एडेप्टेशन। अब बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये जो ये आई लैशेस जो आप देख रहे हो, ये एडेप्टेशन है टू रोज ऑफ लॉन्ग आई लैशेस। आप देख रहे हो ये दो लॉन्ग आई लैशेस के दो रो आपको दिख रहे होंगे, एक यहाँ रो है, एक यहाँ रो है। ये जो लॉन्ग ऐसा जो एडेप्टेशन का जो दो रो है, वो क्या है, इसका फंक्शन क्या है? सो एडेप्टेशन टू रोज of long eyelashes, that is function to protect against the blowing sand and the sun। तो जो जितने भी रेगिस्तानी जानवर होते हैं उसके अंदर ये अडेप्टेशन होता है, जिससे वो क्या करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। सैंड, जो उनकी आंखों में सैंड नहीं जा पाता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, दो आई लैशेज होते हैं, दो रो होते हैं आई लैशेज के। देखो आप देख रहे हो, एक आई लैशेज ऊपर में है, फिर एक आई लैशेज नीचे है, डबल रो है आई लैशेज के, आपको घने दिख रहे होंगे यहाँ पर ये। तो इस तरह से उनका बनाया जाता है कि जो प्रोटेक्ट करता है उनको, किससे, सैंड से, कि सैंड हवा में जब उड़ता है और सन जो होता है, सन का रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, तो उससे भी वहां प्रोटेक्ट करता है उसको। अगली चीज, आपने ये कैमल तो देखा ही होगा, और कैमल में क्या देखते हो कि कैमल का एडेप्टेशन जो होता है किस तरह से होता है, सो फैट स्टोर्ड इन हम्प्स। जो कैमल होते हैं वो, उनका जो हम्प होता है उसमें क्या होता है, फैट स्टोर्ड होता है, और उसका फंक्शन क्या होता है, सो फंक्शन इज इट हेल्प्स टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड। क्योंकि वो खाना उन्हें रोज नहीं मिलता, तो वो अपनी बॉडी में क्या करते हैं, ये जो हम्प आप देखते हो कैमल के बॉडी पे, ये जो हम्प होता है, इसमें ये क्या करते हैं, फूड को, फैट को स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि रेगिस्तान में लंबा लंबा चलने पर जब तक इन्हें खाना नहीं मिलता, तो वो इसी स्टोर्ड फूड का यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट है, ये जो आप पैर देख रहे हो, सो यहाँ पे क्या है, ब्रॉड फ्लैट लेदरी पैड्स एट द बॉटम ऑफ देयर ग्रुप्स। सो ये जो उनका हुब्स है, उसमें क्या होता है, एडेप्टेशन है कि वो ब्रॉड हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, लेदरी हो जाते हैं, मतलब गद्देदार हो जाते हैं, एट द बॉटम मतलब वो हार्ड होते हैं लेदर की तरह। फंक्शन क्या है, क्योंकि जो इनके जो पैड्स होते हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं व्हेन द कैमल प्लेसेस its feet on the ground, thus preventing the camel from sinking into the sand। अब रेत जो होता है वहां पर वो सिंक कर सकते हैं, तो इसके लिए उनका जो हूप्स होते हैं, उनके बॉटम में हूप्स होते हैं उनके पैरों में, जो इसे प्रिवेंट करते हैं सिंकिंग करने पर सैंड में। और इसके अलावा उन्हें आराम से स्प्रेड आउट करने के लिए भी ये जो इनके अलग तरह के जो पैर हैं वो हेल्प करते हैं। अगला आप देख रहे हो, ये जो कैमल है, इसमें क्या होता है, थिक लेदरी पैचेस ऑन देयर नीज। उनके नीज को ध्यान से देखो, तो थिक लेदरी पैचेस हैं उनके नीज पे। ये किस लिए होता है, तो ये जो होता है इसका यूजेस क्या है, क्योंकि ये इनका जो फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम गेटिंग बर्न, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सन रे का इफेक्ट होता है और इसमें ये बर्न होने के चांसेस है स्किन को। तो ये जो पैचेस हैं, ये उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द बर्न व्हेन इट नील्स ऑफ हॉट डेजर्ट सैंड। जब क्या होता है कि जो पैचेस, जब ये बैठता है धूप में और सैंड के ऊपर बैठता है, तो ये जो पार्ट है इसका, ये प्रोटेक्ट करता है धूप में, क्योंकि सैंड बहुत गर्म हो जाता है, आपको पता है, तो ये उसे जलने से बचाता है इसके बॉडी पार्ट को, जिसकी वजह से ये एडेप्टेशन ये हुआ है इनका। अगला आप देख रहे हो ये तस्वीर, यहाँ पर देखो, यहाँ जो एडेप्टेशन दिख रहा है कि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेग्स, लंबे लंबे पाँव होते ऊंट के। आपने कैमल को देखा होगा कि इसके लंबे लंबे पाँव होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके फंक्शन क्या है, टू हेल्प कैरी हैवी लोड्स over long distances and keep its body further away from the hot and
फ्रॉम द हॉट सैंड। और इनका जो बॉडी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हॉट सैंड है, जिससे उन्हें ज्यादा दूरी बना के रखती है, जिससे बॉडी पर इसका इफेक्ट ना हो और वो लंबी लंबी यहाँ पर अपने कदम और हैवी लोड वो ले सके, इसके लिए भी ऐसा होता है। अगला देखो, आप ये जो देख रहे हो तस्वीर, किसकी देख रहे हो आप? ये जो अगला हैबिटेट है, हम इसको देखते हैं। तो ये हैबिटेट है किसका? ये जो व्हाइट फर है इसकी बॉडी पर, सो ये कहाँ होता है? तो चलो इसे समझते हैं हम, इसका हैबिटेट क्या है। तो ये जो इस तरह के एरिया यानी बर्फीली जगह है, वहां पर इस तरह के जानवर पाए जाते हैं, इन बर्फीली जगहों पर। इन बर्फीली जगहों पर ये पाए जाते हैं, जहां पर देखो इस तरह से होता है, बर्फ से ढका होता है, ओक्स होता है, देवदार होता है। हमने अभी अभी पढ़ा इस तरह के वहां पर होते हैं। चूंकि सालों भर बर्फ गिरता रहता है, बर्फ से ढका होता, तो उसकी वजह से उनकी शरीर पे, बॉडी पे फर आ जाते हैं इस तरह से, जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, गर्म रखते हैं। अगला है एनिमल अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड। एनिमल जो ग्रासलैंड के लिए किस तरह से अडेप्ट होते हैं। तो कुछ एनिमल जो होते हैं, बहुत एनिमल स्मॉल होते हैं, जैसे कि चूहा, कुत्ता, सांप, लिजर्ड, इंसेक्ट, ये एनिमल जो होते हैं, ये अपने आप को हाइड कर सकते हैं घास के अंदर, घास के नीचे अपने आप को छिपा सकते हैं। सो इनका जो एनिमल, ये जो एनिमल होते हैं, ये लार्ज, यानी कुछ एनिमल ऐसे होते हैं लार्ज, जैसे कि एलिफेंट है, वो अपने आप को छिपा नहीं सकता, लायन, जेब्रा, जिराफ, चीता। सो these animals are too large to hide in the grasses। अब ये बहुत बड़े होते हैं, तो ये ग्रासेस में खुद को छिपा नहीं सकते। सो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? कुछ अलग तरीके से, जैसे कि उनके पास बहुत ही स्पीड होती है, वो काफी तेज भागते हैं। Camouflage. So some animals like elephant, giraffe and rhinos are so large that predators cannot easily attack a healthy adult। तो एक स्वस्थ वयस्क जानवर जो है, जिसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत तेज भागते हैं। सो प्रीडेटर्स जो होते हैं, शिकारी, उन्हें जल्दी से नहीं कैच कर सकते। ये उनका खास एडेप्टेशन है ग्रासलैंड के लिए। इसके अलावा जो ग्रासेस होती है, ग्रो फ्रॉम द बेस, क्रीपिंग स्टेम्स अबव द ग्राउंड आर कॉल्ड स्टोलन्स एंड दीज बिलो द ग्राउंड आर कॉल्ड राइजोम्स। आप ये जो देख रहे हो, ये ऊपर वाला भाग जो है वो स्टोलन कहा जाता है, और जो जमीन के अंदर इस तरह का भाग है जिसे राइजोम कहा जाता है, ये रूट्स है। सो below ground are called rhizomes। At these creeping stems spread out, shoots grow up and produce leaves। अब जो शूट होता है, तना होता है, ऊपर जाके क्या करता है कि इस तरह से ग्रो करके पत्तियां बना देता है, और जो रूट्स होते हैं वो डीप स्प्रेड हो जाते हैं। सिस्टम एक आप जैसा देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, पूरा फैल गया है, सो स्प्रेड आउट हो जाता है। सो the deep spreading root system makes sure that even in drought the plants are able to get water। So इस तरह से जो प्लांट्स पूरी जगह फैल जाते हैं, क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि उन्हें पानी की तलाश में वो अपने आप को इस तरह से फैला लेते हैं, और जब इन्हें जिससे कि पानी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, और लॉन्ग नैरो लीव्स जो होती है, लाइक ग्रास डू नॉट लूज as much water in the heat as big leaves do। So जो बड़ी पत्तियां होती है, वो क्या करती है कि वो आराम से जो पानी का लॉस, वाटर का लॉस करती है। हमें पता है कि वो जो प्रोसेस होता है वाटर लॉस का, तो इन पत्तियों में वो कम होता है, नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इनका, जो इन्हें वाटर लॉस से बचाता है। नाउ सबमर्ज प्लांट्स। सबमर्ज प्लांट्स, यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह की प्लांट जो है सबमर्ज प्लांट्स। ये जो प्लांट होते हैं, अगर इन्हें निकाल दिया जाए पानी से, then they hang limply, they are normally supported by water, so all around them, and so have no need of mechanical strengthening। so इनमें कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा पानी में डूबे हुए रहते हैं, पानी में घिरे रहते हैं, और जो रूट्स होते हैं ये रिड्यूस होते हैं, फॉर देयर मेन फंक्शन इज एंकरेज। सो इनका मेन फंक्शन है एंकरेज करना, और सबमर्ज जो पत्तियां जो होती है, वो पानी में पूरी तरह से डूबी होती है, और हाईली डिसेक्टेड
और डिवाइडेड इट ऑल्सो मिनिमाइज वाटर रेसिस्टेंस। सो जो कटी कटी से आप कोई भी वाटरी पानी में डूबे हुए ऐसे प्लांट्स की पत्तियां देखोगे तो वो काफी किनारे से स्मूथ नहीं होती, वो उनका डिसेक्शन हुआ रहता है। ऐसा होता है क्योंकि वो पानी का रेसिस्टेंस जो है वहां पर उनका मिनिमाइज कर सके, जिसके लिए आगे चलते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स, कुछ प्लांट्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं जो सबमर्ज नहीं होते। तो जो ऐसे फ्लोट करने वाले जिस तरह के प्लांट्स आप देखते होगे, सो देर आर ऑफ टू टाइप्स। अब कुछ ऐसे प्लांट जो दो तरह के होते हैं, दोज विच आर रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स, जैसे कि वाटर लिली, एंड दोज विच आर नॉट रूटेड बट जस्ट फ्लोट ऑन द surface like dukeweed. So floating leaves are generally tough because they have to withstand the weather and water movement. अब स्टोमाटा जो होता है इसमें पाया जाता है किस तरह से, अपर सरफेस, जो लीफ का अपर सरफेस होता है वहां पाया जाता है। और कैसा होता है, वो थिक और वैक्सी होता है क्यूटिकल के साथ, जिससे क्या होता है, थिक्स और वैक्सी क्यूटिकल टू रिपेल वाटर एंड हेल्प टू कीप स्टोमाटा ओपन एंड क्लियर। सो वैक्सी जो क्यूटिकल होते हैं जो इसको बचाते हैं कि स्टोमाटा को ओपनर क्लोज होने के लिए, और ये पानी को रिपेल करते हैं, पानी को हटाते हैं। वीक स्टेम जो होती है वो प्रोड्यूस करती है मैसिव फ्लोटिंग कैनोपी ऑफ लीव्स। जो वीक स्टेम्स हैं, क्योंकि जब पानी का बहाव होता है वो उस डायरेक्शन में मूव हो जाती है, वीक होती है इसलिए, अगर स्ट्रांग होती तो वो टूट जाती। अगला है एनिमल एडेप्टेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट। सो एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स देखिए किस किस तरह से एडेप्टेट, इनका जो एडेप्टेशन हुआ, आपने पेंगुइन देखी होगी। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं ये एडेप्टेशन करते हैं कहाँ पर, सो इस तरह के जितने भी एनिमल्स हैं ये एडेप्टेशन शो करते हैं इन aquatic habitat. Now, vegetative propagation. What is vegetative propagation? Layering. So layering means it involves getting roots to grow from the stem. That is magnolia tree. So मैग्नोलिया ट्री में क्या होता है कि लेयरिंग होती है। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप कोई प्लांट लगाते हो, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मतलब यही है कि आप किसी प्लांट को उसकी सीड से नहीं लगाते हो, तो कैसे लगाते हो फिर ऐसे में। ऐसे प्लांट्स को लगाने के लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, लेयरिंग एक प्रोसेस है। लेयरिंग में जैसे कि आप लेयरिंग का कैसे कर सकते हो, तो प्लांट्स जो होते हैं उनको ऐसे में आप रूट्स जो होता है कहाँ से ग्रो कर जाता है, उसके स्टेम से। जैसे मैगलीना ट्री में होता है कि आप उसका स्टेम कट करके लाओगे, वहां से फिर से वो ग्रो कर जाता है, जिसे कहा जाता है लेयरिंग। दूसरा है कटिंग। कटिंग दैट इज यूजिंग शॉर्ट सेक्शन ऑफ प्लांट स्टेम्स फॉर प्रोपेगेशन। आप एक प्लांट का छोटा सा सेक्शन कट करते हो और कट करने के बाद उससे एक नया प्लांट उगाते हो। फिर आगे है बडिंग। बडिंग आपने सुना होगा। टेक अ बड फ्रॉम वन प्लांट मूविंग इट टू अनदर। तो एक आपने बड लिया और दूसरे प्लांट के लिए उसका इस्तेमाल किया, उसे भी, उस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। आगे है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग यानी प्लेसिंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ वन प्लांट ऑन अदर प्लांट। यहाँ पर दो तरह के हाइब्रिड प्लांट बनाने के लिए, मतलब एक प्लांट है उसका एक पार्ट कट किया, फिर दूसरे प्लांट का एक पार्ट कट किया, दोनों को जोड़ करके ग्राफ्टिंग किया जाता है। अगला है टिश्यू कल्चर। आगे चलते हैं। सो अब लेयरिंग प्रोसेस को यहाँ पे देखो, आप इस तरह से देख पा रहे हो कि लेयरिंग प्रोसेस किस तरह से की जाती है। तो पौधों को लगाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि क्या है, पहला आप देख रहे हो लेयरिंग प्रोसेस। ये लेयरिंग प्रोसेस क्या होता है, इस तरह से, जैसे कि आप प्लांट है, रबर प्लांट है, इसके इस पार्ट को कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया गया, देख रहे हो आप। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप, चार स्टेप यहाँ पे पिक्चर में आपके लिए मैंने दिखाया है। फिर यहाँ पर उसको जोड़ दिया गया है और थोड़ी सी मिट्टी लगा दी गई है, फिर इसको बांध दिया गया है इस तरह से। ये बोला जाता है लेयरिंग। अगला देखेंगे कटिंग। तो कटिंग कैसा होता है, इस तरह से जो होता है, ये कटिंग के स्टेप्स हैं। देखो आपने स्टेम का एक पार्ट कट किया है और उससे प्लांट उगाए हैं। अगला है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो कि लेबोरेटरी में किया जाता है। टिश्यू कल्चर आने वाली क्लासेस में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे।
तो बच्चों ये था हमारा लेसन। अब करेंगे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को। इस लेसन के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उसको कर लेते हैं। चलो, सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? सो व्हाट इज हैबिटेट? The surrounding where a living organism lives is called its habitat. How are cactus adapted to survive in desert? So adaptation of to survive in a desert. So leaves are modified into spines which prevent the loss of water. Stem is modified into leaf-like structure which stores water and perform photosynthesis. तो जो आपने देखा कि जो स्टेम होते हैं, पत्तियां होती है, वो कैसे कन्वर्ट हो जाती है? वो स्पाइन में कन्वर्ट जाती है जिससे पानी की वेस्टेज को वो रोक सके। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर वाटर एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। स्टेम्स आर स्पॉन्जी एंड हैव waxy coating which prevent transpiration. Roots are deep which can access water from depths. Now come to the fill in the blanks. So fill in the blanks, यहाँ पे देख लेते हैं हम fill in the blanks को। The presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो एक स्पेसिफिक फीचर होती है जो इनेबल करती है एक प्लांट और एक एनिमल को इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल. सो टेरेस्ट्रियल किसे कहा जाता है? जो प्लांट्स और एनिमल्स जमीन पर यानी कि लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल कहा जाता है. द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड aquatic यानी कि जलीय हैबिटेट. सॉइल वाटर एंड एयर आर अबायोटिक. सॉइल वाटर एंड एयर आर क्या है? ये अबायोटिक है यानी कि वो निर्जीव है. ठीक है, अबायोटिक. अब आगे करते हैं फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट. So changes in our surrounding that makes us respond to them are called stimuli. Now which of the things in the following list are non-living? इसमें से कौन सा non-living है? तो आप देखो ध्यान से, इन सब चीजों में प्लग, सीविंग मशीन, रेडियो, बोट, ये सारे नॉन लिविंग है. इसके अलावा मशरूम है वो लिविंग है. और क्या है? वाटर हाइडिंग है ये भी है. अर्थवॉर्म, ये सारे लिविंग है. गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग व्हिच शोज any two characteristics of living things. Car shows motion and creates sounds is an example of non-living which shows two characteristics of living things. अगला, which of the non-living things listed below were once part of living things? इनमें से क्या चीजें हैं जो पहले क्या होता है लिविंग थिंग्स का पार्ट होती है और बाद में नॉन लिविंग हो जाती है? तो ऐसी चीजें यहाँ पर जो है लिस्ट है: बटर, लेदर, सॉइल, ऊल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल एंड रबर. अब अपने आप से थोड़ा सा सोचो और आंसर बताओ. तो आंसर क्या होगा? बटर. बटर चूंकि काउ से मिलता है तो पहले वो लिविंग होता है, वो नॉन लिविंग हो जाता है. लेदर जो कि जानवरों के मरने के बाद मिलता है. ऊल एनिमल से मिलता है. कुकिंग ऑयल वो भी हमें प्लांट से मिलता है. एप्पल, रबर, ये सारी चीजें लिविंग होती है, बाद में नॉन लिविंग हो जाती है. लिस्ट ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लिविंग थिंग्स का? सो इट शोज ग्रोथ, नीड्स न्यूट्रिशन, इट रिप्रोड्यूस, it responds to stimuli, and it respires. Next is explain why speed is important for survival in the grassland for animals that live there. So there are few trees or places for animals to hide in grassland habitats. बच्चों अभी अभी हमने पढ़ा कि स्पीड जो होता है उनके सर्वाइवल के लिए, ग्रासलैंड में सर्वाइवल के लिए, एनिमल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Because animals that live there, because it helps them to protecting themselves from their predators. In grassland there are very less numbers of suitable places available there, so where animal can hide. So speed help them in escaping from their
प्रीडेटर्स। तो स्पीड जो होता है वो तेजी से भाग पाएंगे, तभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो स्पीड इस तरह से उनकी हेल्प करता है। तो ये था हमारा लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चन आंसर्स भी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जल्दी ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।